नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल इट्स मिराकी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल लॉ स्कूल का पार्ट 3। इस वीडियो के अंदर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल, जो इंडियन पर्सपेक्टिव था नेचुरल लॉ स्कूल का, उसके ऊपर। तो बेसिकली जैसे आज के टाइम में हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक गाइड मान के चलते हैं कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बनेंगे, जो वैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे जो प्रेम्बल को वायलेट ना करते हो, जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना करते हो। तो वैसे ही एंशियंट टाइम में जो इंडियन फिलॉसफी का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो कॉन्सेप्ट ऑफ रीता और कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा के बेस पे था। यानी आज के टाइम में अगर कोई भी लॉ बनाते टाइम ये चीज़ देखना होता है कि वो प्रेम्बल को और कॉन्स्टिट्यूशन की को सेटिस्फाई करे, उसी तरीके से उस समय कोई भी लॉ, कोई भी रूल रेगुलेशन सोसाइटी को देने के लिए इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना होता था कि वो कॉन्सेप्ट ऑफ रीता और कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा को वायलेट ना करे। तो ये जो दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट थे, कॉन्सेप्ट ऑफ रीता और कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा, ये दोनों के दोनों सोसाइटी के अंदर जो भी कस्टम्स होते थे, ध्यान रखिएगा, सोसाइटी के अंदर जो भी कस्टम्स होते थे उसके ऊपर बेस्ड थे, ना कि रिलीजन के ऊपर। तो कस्टम के ऊपर बेस्ड थे, तो लगभग एक सोसाइटी के अंदर में सभी लोग सेम टाइप के रीति रिवाजों को मानने वाले होते हैं। और पुराने टाइम में तो सोसाइटी थोड़ी कम कॉम्प्लेक्स थी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह तक लोग कम ट्रैवल करते थे। तो सोसाइटी जहाँ भी होती थी वो होमोजीनियस ही होती थी, एक तरीके की सोसाइटी होती थी। तो लोगों के कस्टम्स भी एक तरीके के होते थे। तो सोसाइटी के अंदर ये जो दोनों कॉन्सेप्ट बने थे वो कस्टम्स के ऊपर बेस्ड थे, ना कि रिलीजन के ऊपर बेस्ड थे। तो ये सेकुलर थे इन नेचर। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रीता क्या था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रीता, जो बेसिकली रीता और धर्मा दोनों ही कॉन्सेप्ट मनु के दिए हुए हैं, हिंदू ज्यूरिस्प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट हैं दोनों के दोनों। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ रीता है वो क्या काम करता है? कॉन्सेप्ट ऑफ रीता सोसाइटी के अंदर में काम करता है कि जितने भी लोग सोसाइटी के अंदर में, एक सोसाइटी के अंदर में रह रहे हैं, उनके बीच में एक मॉरल ऑर्डर डेवलप हो। अब देखते हैं कि मॉरल ऑर्डर क्या होता है। तो जैसे आज के टाइम में हम लीगल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, यानी सोसाइटी के अंदर में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो लॉ के द्वारा बंधे हुए हैं। यानी कि अगर एक लॉ है सोसाइटी के अंदर में कि कोई किसी के रेपुटेशन को ख़राब नहीं कर सकता, तो इसका मतलब कोई भी इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल को डिफेम नहीं कर सकता है। उसी तरीके से उस टाइम पे मॉरल ऑर्डर होते थे। इसी लॉ को उस समय पे मॉरल ऑर्डर कह सकते हैं कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की बेइज्जती नहीं कर सकता है। तो सोसाइटी के अंदर में मॉरल ऑर्डर डेवलप करने का काम करता था। अब मॉरल ऑर्डर का फ़ायदा क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो, उसका मतलब कि एक कोई भी इंडिविजुअल इस तरीके का काम नहीं कर सकता कि दूसरे इंडिविजुअल को उससे नुकसान हो। तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी जो है वो अच्छी बन जाएगी और ऑर्गेनाइज्ड बन जाएगी। दूसरा क्या इसने काम किया? इट मेड एन अटेम्प्ट ऑफ बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ। ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ, इसका मतलब क्या है कि जैसे अब जंगल के अंदर में जंगल राज होता है, किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं होता है, कोई रहने का तौर तरीका नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रीता ने बेसिकली सोसाइटी के अंदर में वो तौर तरीके इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, जिससे लोग सोसाइटी के अंदर में एक अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से रह सकें। वेयर इन इंडिविजुअल रियलाइजेस इज गोल विद इन द पैरामीटर ऑफ सोशल नॉर्म्स। जहाँ पे अगर इंडिविजुअल कोई काम करना चाहता हो तो वो वैसा कोई काम चूज ना करे जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट थे। यानी कि अगर उस टाइम पे इंटरकास्ट मैरिज जो है वो सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट थे, तो कोई भी इंडिविजुअल अगर मैरिज करना चाहता था तो वो ये देख के मैरिज करता था कि भाई अगर मैं मैरिज कर रहा हूँ तो वो अपने ही कास्ट के अंदर में मैरिज करूँ। आउटसाइड द कास्ट जो मैरिज था वो अलाउड नहीं था, तो वो ट्राई नहीं करते थे। ठीक है, तो ऐसा ये जो है कॉन्सेप्ट ऑफ रीता है कि जो सोसाइटी के अंदर में इंडिविजुअल्स के बीच में एक मॉरल ऑर्डर स्टैब्लिश करे, दूसरा सोसाइटी को ऑर्गेनाइज्ड बनाए, तीसरा सोसाइटी के अंदर में एक मॉरल इंडिकेटर बैठाए ताकि लोग गुड और बैड के अंदर में फ़र्क पता कर सकें। यानी कि लोगों को पता हो कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो ये काम करता था कॉन्सेप्ट ऑफ रीता। अब ये जो एक पॉइंट है कि इट मेड एन अटेम्प्ट टू क्लासीफाई क्लियरली बिटवीन गुड एंड बैड, ये बेसिकली एक तरीके से रीता का जो है ड्रॉबैक भी है,
क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक चीज़ या तो पूरी तरीके से गलत है या पूरी तरीके से सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मर्डर की एग्जाम्पल लें, अब मर्डर के एग्जाम्पल में क्या होता है कि हम सब जानते हैं कि किसी को मारना, जान से मार देना गलत है। कॉन्सेप्ट ऑफ रीता भी यही कहता था कि किसी को जान से मार देना गलत है। लेकिन अब एक सिचुएशन इमेजिन करिए जिसे हम सेल्फ डिफेंस कहते हैं। तो अगर हम सेल्फ डिफेंस में भी किसी को मार देते हैं तो क्या वो भी गलत है? नहीं ना। तो यही प्रॉब्लम थी कॉन्सेप्ट ऑफ रीता में। कॉन्सेप्ट ऑफ रीता सिर्फ ग्रे ब्लैक एंड वाइट पार्ट की बात करता था, गलत सही की बात करता था कि किसी को मार देना गलत है तो गलत है। अगर अब उसके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था कि अगर कोई सेल्फ डिफेंस में किसी को मारता है तो उस कंडीशन में क्या रूल रेगुलेशन होने चाहिए। तो ये प्रॉब्लम थी रीता की। अब उसके बाद आया कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा। अब कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा जो है, इसने ट्राई किया कि जो जवाब, जिन सिचुएशंस के, जिन प्रॉब्लम्स के जवाब कॉन्सेप्ट ऑफ रीता के पास नहीं है, उन सिचुएशंस के जवाब मैं दे सकूं, यानी धर्मा दे सके। तो इसने उन ग्रे एरियाज की भी बात की जो कि सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर में जस्टिस को डिस्पेंस कर सके। ठीक है, तो सोसाइटी जो थी टाइम के साथ में कॉम्प्लेक्स हो गई थी और ज़्यादा सोसाइटी के अंदर में नए नए तरीके के प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो उनके लिए नए सॉल्यूशंस भी चाहिए थे। तो उन्हीं सॉल्यूशंस को देने का काम कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा ने किया। ठीक है, इसने मॉरल इंडिकेटर्स सोसाइटी के अंदर में इस्टेब्लिश किए ताकि अपनी कॉम्प्लेक्स लाइफ के अंदर में जो तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, उन प्रॉब्लम्स में वो अच्छे बुरे गलत सही के बीच का फ़र्क पहचान सकें। इस चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा ने ट्राई किया अपनी फिलॉसफी देने का। अब इसके बाद आता है मॉडर्न स्टेज और रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल। तो बेसिकली हमने पहले देखा कि नेचुरल लॉ स्कूल का एंशिएंट पार्ट, फिर हमने देखा नेचुरल लॉ स्कूल का मिडीवियल पार्ट, फिर हमने देखा इसका मॉडर्न पार्ट। पहले पार्ट में हमने देखा कि लॉ उसमें बनने ही शुरू हुए थे, गॉड और मोरालिटी के ऊपर में बहुत ज़्यादा लॉज होते थे। फिर हमने देखा मिडीवियल पार्ट के अंदर में स्क्रिप्चर्स के ऊपर में, थियोलॉजी के ऊपर में लॉज आने लगे। फिर हमने देखा तीसरा पार्ट मॉडर्न स्टेज, जिसके अंदर में बहुत सारे तरीके के रेवोल्यूशंस आए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी आई, 3 स्टेजेस ऑफ लॉ आया, जिसने लॉ को ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम द सोर्स ऑफ, जिसका सोर्स मोरालिटी से ट्रांसफॉर्म होके सोवरन बन गया। यानी पहले मोरालिटी होती थी सोर्स, गॉड होता था सोर्स, अब सोर्स कौन हो गया था? मॉडर्न स्टेज के एंड तक में सोर्स कौन हो गया था? एक सोवरन, एक हेड, एक इंसान जो कि लॉ अपनी रीजनिंग और लॉजिक के ऊपर में बनाता था। ठीक है, तो ये कुछ हो गया था। अब इसी ने एनालिटिकल स्कूल को जन्म दिया, ऑस्टिन का स्कूल। अब शॉर्ट में एनालिटिकल स्कूल को बस इतना समझ लीजिए कि इसमें मोरालिटी का कोई हाथ नहीं होता था लॉ बनाने के ऊपर में। अगर कोई लॉ बन रहा है तो उसमें मोरालिटी का कोई भी हाथ नहीं होगा। ठीक है, मोरालिटी मतलब वो उस टाइम पे जो भी लॉज बनते थे वो सिर्फ लॉजिकल होते थे और साइंटिफिक होते थे। मोरालिटी के बेस्ड पे लॉ नहीं होते थे, मॉरल लॉज को लॉ ही नहीं माना जाता था। तो अब इसके बहुत सारे नुकसान हुए, जैसे हमने उस समय पे 2 वर्ल्ड वॉर्स देखे। ठीक है, जो फिलॉसफी मॉरल लॉ से एनालिटिकल की तरफ फिलॉसफी चेंज हुई थी वो इसी बेस पे हुई थी कि सोसाइटी के अंदर जो कन्फ्यूजन है, जो केओस है, जो प्रॉब्लम्स है, उन्हें सॉल्व किया जा सके। लेकिन सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं हुए, लेकिन और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ ही गए, क्योंकि अब जो सोवरेंस थे वो अपने मनमाने लॉज बनाने लगे थे। फॉर एग्जाम्पल हिटलर ने एक लॉ बनाया था कि अगर कोई भी उसकी बुराई करता है उसके पीठ पीछे और कोई उसकी शिकायत कर देता है हिटलर से या पुलिस से, तो उसे सजा हो जाती थी, उसे मार दिया जाता था। तो बहुत सारे लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाया। ऐसा ही एक केस था, एक वाइफ को डिवोर्स लेना था अपने हस्बैंड से, तो उसने उसकी शिकायत लगा दी पुलिस से। अब उसको क्या हुआ? उसको मार दिया गया। तो ये चीज़ हुई। तो इस तरीके के जो हम मॉरली बैड लॉज कह सकते हैं वैसे लॉज भी बनाए गए, वर्ल्ड वॉर्स हुए, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस फिलॉसफी से। तो फिर लोगों ने नेचुरल लॉ स्कूल का दरवाज़ा दोबारा खटखटाया, दोबारा इस फिलॉसफी की तरफ देखने लगे और फिर दोबारा रिवाइवल हुआ नेचुरल लॉ स्कूल का। तो प्रॉब्लम ये हो गया, हमने डिस्कस कर लिया। तो यही चीज़ है कि 20th सेंचुरी के अंदर में ये आई थेरीज, ये रीजंस हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए कि इट इमर्ज्ड एज रिएक्शन अगेंस्ट द लीगल थेरीज which had exaggerated the importance of positive law. It was realized that abstract
thinking was not completely futile. Positivist theories failed to solve the problems created by changed social conditions. The ideologies of fascism also led to the revival of natural law theories, as at the time during the two world wars, the world war witnessed great destructions of human lives and property, and principles of natural law were approached in order to attain peace. तो ये वही कारण है जो हमने पीछे डिस्कस किए कि क्या एनालिटिकल स्कूल की फिलॉसफी आने से नुकसान हुआ सोसाइटी के अंदर में। बेसिकली नुकसान इसलिए हुआ कि मोरालिटी को उन्होंने हटा दिया था, साइड रख दिया, मोरालिटी को तुम साइड हो, हम सिर्फ साइंटिफिक लॉज बनाएंगे, इसके कारण नुकसान हुआ था। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज के टाइम हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऊपर भी हम नेचुरल लॉ फिलॉसफी का बहुत ज़्यादा प्रभाव इफेक्ट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, ये बेसिकली क्या है कि नेचर ने हर इंसान को आज़ादी दी है, हर इंसान अपने आप में रैशनल है, हर इंसान के पास सोचने की शक्ति है, हर इंसान जो है उसे मतलब कुछ आज़ादी होनी चाहिए, बेसिक कुछ अधिकार होने चाहिए। वही बात करते हैं हम, वो नेचुरल लॉ की फिलॉसफी थी। तो हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, फ्रीडम टू मूव है, ये सब चीज़ें हैं, तो ये हमें मिली, तो ये भी नेचुरल लॉ फिलॉसफी की देन है। दूसरा, एक और एग्जांपल देखें कि कोई भी इंसान अपने ही केस के अंदर में एज ए कैपेसिटी ऑफ जज नहीं बैठ सकता है, ये भी नेचुरल लॉ की फिलॉसफी है, क्योंकि फिर जो भी मतलब कार्रवाई होगी, जो भी जांच होगी, वो आर्बिट्ररी होगी, कोई अपने खिलाफ फैसला क्यों देगा, है ना। तो ये नेचुरल लॉ फिलॉसफी है। उसके बाद जो है जो कोर्ट्स हैं वो फ्री होने चाहिए, है ना, उनके ऊपर किसी तरीके का दबाव नहीं होना चाहिए, ये भी नेचुरल लॉ की फिलॉसफी है। क्योंकि अगर न्याय देने वाले के ऊपर, जस्टिस देने वाले के ऊपर ही अगर दबाव होगा तो वो क्या जस्टिस डिस्पेंस करेगा, क्या न्याय देगा किसी को, तो इसलिए वो फ्री होना चाहिए, ये भी नेचुरल लॉ की फिलॉसफी है। तभी तो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ्री है, किसी भी तरीके के दबाव से उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है नेचुरल लॉ स्कूल का इफेक्ट हम देख सकते हैं। अब कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं नेचुरल लॉ स्कूल के, जैसे कि लैक ऑफ सुपीरियर अथॉरिटी, सुपीरियर एजेंसी नहीं है। अब कोई एक हेड ऊपर नहीं बैठा होगा तो लॉ को इन्फोर्स कैसे करेगा, पनिशमेंट कौन देगा जो भी लॉ को नहीं मानेंगे उन लोगों को, है ना। तो ये एक ड्रॉबैक था। दूसरा कि ये जो अनरिटन होते थे, लॉज लिखे हुए नहीं होते थे। अनरिटन लॉज होने का मतलब ये है कि अब हर इंसान अपने तरीके से लॉ को इंटरप्रेट करेगा, अपने मनमर्जी तरीके से, अपने स्वार्थ के लिए लॉ को इंटरप्रेट करेगा, है ना, ये चीज़ था। अनकोडिफाइड थे और स्टैटिक नेचर के थे। फॉर एग्जाम्पल कि ये कहीं लिखा हुआ नहीं था कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगा, लेकिन सोसाइटी उसे मानती थी, और आज तक सोसाइटी उसे कम हुआ है पहले के इफेक्ट में, लेकिन फिर भी सोसाइटी इसे मानती आ रही है। और बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ ही मानते हैं, पढ़े लिखे लोग भी इसे आज तक, देखिए कब का बना हुआ है ये, लेकिन आज तक मानते हैं। स्टैटिक है ये, स्टैटिक इन नेचर है, ठीक है। और टू मच एम्फेसिस ऑन मॉरल कॉन्शियसनेस, की मोरालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। अब मोरालिटी तो जगह जगह के हिसाब से चेंज होती रहती है, मेरे लिए जो सही है ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी सही हो। तो मोरालिटी जो है वो स्टैटिक चीज़ नहीं है। तो अब इस कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी सोसाइटी के अंदर में। मान लीजिए एक ही चीज़ है, वो किसी के लिए सही है, किसी के लिए गलत है, तो कौन डिसाइड करेगा कि क्या सही, कि ये चीज़ सही है कि गलत है। और ऊपर से कोई एजेंसी भी नहीं है जो बताए कि गलत है कि सही है, क्योंकि हमने देखा लैक ऑफ सुपीरियर एजेंसी भी इसका क्रिटिसिज्म है। ब्लाइंडली फॉलोइंग द लॉ, लोग मान के चलते थे कि जो भी रूल रेगुलेशन है वो सब भगवान के बनाए हुए हैं, तो हम इस पे क्वेश्चन कैसे उठा सकते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते थे। ओनली टॉक्स अबाउट ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल, ये सिर्फ इंडिविजुअल की ड्यूटीज़ की बात करता है कि एक इंसान का दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है, राज्य के लिए क्या उसका कर्तव्य है। इंडियन फिलॉसफी तो ज़्यादातर इसकी बात करता है। और पर एक चीज़ ये और भी देखने वाली है इस पॉइंट के अंदर में कि अगर मैं अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से फुलफिल करता हूँ तो सामने को अपने आप ही राइट्स मिल जाते हैं। अगर मैं अपनी ये ड्यूटी फुलफिल करूँ कि सामने वाला जो है मैं उसकी बात सुनूंगा, तो अपने आप उसे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिल जाएगा, है ना। तो ये उतना बड़ा क्रिटिसिज्म नहीं है उसका, एक तरीके से इसे हम वेग भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ है बेसिकली इसके क्रिटिसिज्म्स। तो हमने नेचुरल लॉ स्कूल की पूरी फिलॉसफी पढ़ ली है। हमने इसका एंशिएंट, मिडीवियल पार्ट,
मॉडर्न पार्ट, उसके बाद हम इसकी इंडियन पर्सपेक्टिव क्या था वो हमने देखा, उसके बाद फिर हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्या इसका इफेक्ट है, और उसके बाद फिर हमने इसके कुछ क्रिटिसिजम्स भी देखे नेचुरल लॉ स्कूल के। तो थैंक यू, like, share and subscribe if you really liked our video. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.